एनएसजी कमांडो तैयार खड़े थे। विमान जमीन पर था, भारतीय जमीन पर। बस एक आदेश चाहिए था। वो आदेश नहीं आया और अगले 60 मिनट में वो विमान भारत की सीमा पार कर गया, हमेशा के लिए। ये IC-814 की कहानी नहीं है, ये उस 1 घंटे की कहानी है जिसने सब कुछ बदल दिया। 24 दिसंबर 1999, क्रिसमस की पूर्व संध्या। काठमांडू से दिल्ली जा रहे इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट IC-814 में 178 यात्री बैठे थे। परिवार, बच्चे, नवविवाहित जोड़े, सबके चेहरों पर घर लौटने की खुशी थी। किसी को नहीं पता था कि ये फ्लाइट उन्हें घर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां से लौटना आसान नहीं होगा। शाम के 5:28 विमान ने काठमांडू की जमीन छोड़ी और ठीक 50 मिनट बाद जब ये भारतीय आकाश में था तभी सब कुछ बदल गया। 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया। पायलट कैप्टन देवी शरण के कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, ये हाईजैक है, जो हम कहें वही करो वरना यात्री मरेंगे। ये वो पल था जब 178 जिंदगियों की घड़ी रुक गई और भारत सरकार की घड़ी शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या वो घड़ी सही वक्त पर चली या देर से? ये सिर्फ एक हाईजैकिंग की कहानी नहीं है, ये उस देरी की कहानी है जो 7 दिन तक चली। उस देरी की कहानी जिसने एक इंसान की जान ली, कई जिंदगियां तोड़ी और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर हमेशा के लिए एक सवालिया निशान छोड़ दिया। विमान पहले लखनऊ में उतरा, फिर अमृतसर, फिर लाहौर। यहीं से शुरू हुई वो पहली बड़ी चूक जो इतिहास में दर्ज हो गई। अमृतसर, भारतीय जमीन, अपना हवाई अड्डा, और विमान वहां 1 घंटे से ज्यादा रुका रहा ईंधन के लिए। ये मौका था। एनएसजी कमांडो थे, तैयारी हो सकती थी, विमान को रोका जा सकता था, रनवे पर गाड़ियां खड़ी की जा सकती थीं, लेकिन फैसला नहीं हुआ, आदेश नहीं आया, और जब तक आया विमान उड़ चुका था। पूर्व एनएसजी अधिकारियों ने बाद में बताया कि उन्हें हरी झंडी का इंतजार था। वो इंतजार करते रहे और आतंकवादियों ने उस इंतजार का फायदा उठाया। ये देरी नंबर 1 थी। विमान लाहौर गया, फिर दुबई और अंततः अफगानिस्तान के कंधार में उतरा, जहां तालिबान का राज था। कंधार, एक ऐसी जगह जहां भारत की कोई पहुंच नहीं थी, कोई दबाव नहीं, कोई सैन्य विकल्प नहीं। आतंकवादियों ने मांग रखी, भारत की जेलों में बंद मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को रिहा किया जाए। भारत सरकार ने कहा नहीं, और इस नहीं के बाद शुरू हुई वो लंबी, दर्दनाक, थकाने वाली बातचीत जो 7 दिन तक चली। 7 दिन, 168 घंटे। उन यात्रियों के लिए जो उस विमान में बंद थे, ये 7 दिन नहीं, 7 जन्म जैसे थे। 25 दिसंबर की रात को आतंकवादियों ने रूपिन कत्याल को मारा, एक नवविवाहित युवक जो अपनी पत्नी राचल के साथ हनीमून से लौट रहा था। उनकी मौत एक संदेश थी, एक चेतावनी। लेकिन सरकार की मेज पर बातचीत जारी रही, धीरे धीरे, लंबे लंबे विराम के साथ। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठी थी। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार पहुंचे। ये असाधारण कदम था, एक कैबिनेट मंत्री सीधे तालिबान की जमीन पर। लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो गए, सवाल ये था कि इतनी देर से क्यों गए। पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सकता था, दुबई में जब विमान रुका था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सकता था, संयुक्त राष्ट्र को तुरंत सक्रिय किया जा सकता था, लेकिन हर मोर्चे पर देरी। जानकारों का कहना है कि भारत की राजनयिक मशीनरी उस वक्त रिएक्टिव थी, प्रोएक्टिव नहीं, यानी घटनाओं के पीछे पीछे चलती थी, आगे नहीं। और जब तक सब कुछ संभाला जाता, तालिबान ने अपनी भूमिका तय कर ली थी। तालिबान मध्यस्थ के रूप में आए, लेकिन हर कोई जानता था वो आतंकवादियों के साथ थे। उस समय के विश्लेषकों ने लिखा कि तालिबान की मौजूदगी ने भारत के हाथ बांध दिए। सैन्य कार्रवाई असंभव थी, बातचीत ही एकमात्र रास्ता बचा, और बातचीत में वक्त लगता है, वक्त जो यात्रियों के पास नहीं था। इन 7 दिनों में विमान के अंदर क्या हो रहा था? यात्री थके हुए थे, भूखे थे, डरे हुए थे, बच्चे रो रहे थे, महिलाएं चुप थीं, इसलिए नहीं कि वो ठीक थीं, बल्कि इसलिए कि रोने की भी ताकत नहीं बची थी। कैप्टन देवी शरण, जो उस विमान के असली हीरो थे, अपनी हर चाल से यात्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने विमान को धीमे धीमे उड़ाया ताकि ईंधन बचे। उन्होंने आतंकवादियों से बात करते रहे, उन्होंने कभी घबराहट नहीं दिखाई। लेकिन क्या दिल्ली में बैठे फैसला करने वाले वैसे ही शांत और दृढ़ थे? 31 दिसंबर 1999, 7 दिन बाद, भारत ने झुककर तीनों आतंकवादियों को रिहा कर दिया। मसूद अजहर, जिसने बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाई, उमर शेख, जो बाद में डेनियल पर्ल की हत्या में शामिल था, मुश्ताक जरगर, जो वापस कश्मीर में सक्रिय हो गया। 178 यात्री सुरक्षित उतरे। एक की जान जा चुकी थी और भारत ने जो दे दिया
उसकी कीमत आने वाले वर्षों में चुकानी पड़ी। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का वो पहलू जो अक्सर दब जाता है वो है क्यों इतनी देर। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं सनाजुदे किसी सरकार के पास स्पष्ट प्रोटोकॉल नहीं था। हाईजैकिंग के लिए कोई तैयार निर्णय प्रक्रिया नहीं थी। हर घंटे इंतजार होता था कि कौन फैसला लेगा, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या पीएमओ। यह कंफ्यूजन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस ही देरी की असली जड़ थी। अमृतसर में जो मौका गंवाया गया वो शायद सबसे बड़ी गलती थी। एनएसजी के कमांडोज वहां थे, विमान जमीन पर था, लेकिन एक स्पष्ट आदेश की कमी ने सब कुछ रोक दिया। बाद में जांच में पाया गया कि उस रात अलग अलग अधिकारी अलग अलग चीजें कह रहे थे। एक कह रहा था रोको, दूसरा कह रहा था इंतजार करो, और तीसरा कह रहा था ऊपर से आदेश आए तो बताना। और इसी ऊपर से आदेश की प्रतीक्षा में आतंकवादी उड़ गए। ये सिर्फ एक ऑपरेशनल फेलियर नहीं था, ये एक सिस्टमिक फेलियर था। उस घटना के बाद भारत ने कुछ सबक लिए। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को नए सिरे से मजबूत किया गया। एंटी हाईजैकिंग पॉलिसी में बदलाव आए। 2016 में नई एंटी हाईजैकिंग लॉ बनी, जिसमें साफ लिखा गया कि आतंकवादियों की मांगों के सामने नहीं झुका जाएगा। लेकिन ये सब सबक एक इंसान की मौत के बाद आए, रूपन कत्याल की मौत के बाद, और 178 लोगों की 7 दिन की तड़प के बाद। आज जब हम IC 814 को याद करते हैं तो सिर्फ उस हाईजैकिंग को याद नहीं करते, हम उस देरी को याद करते हैं, उस असमंजस को, उस 1 घंटे को जो अमृतसर में बीता और जो शायद सब कुछ बदल सकता था। इतिहास अपने आप नहीं दोहराता दिखामा, लेकिन जब हम उसे सीखना बंद कर देते हैं तो वो लौट कर आता है। IC 814 की उड़ान तो उस दिन खत्म हो गई थी, लेकिन उसके सवाल आज भी उड़ रहे हैं।